नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर है 7 ऑफिशियल लेक्चर 198 हिंदू लॉ। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का नाम है विवाह की अकृतता। अकृतता, विवाह की अकृतता। इसके अंदर हम दो प्रकार के मैरिज को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वाइड मैरिज और दूसरी पढ़ेंगे वाइडेबल मैरिज। कई बार एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय दी वाइड मैरिज और वाइडेबल मैरिज। तो एक वर्ड है नल एंड वाइड और एक है वाइडेबल। तो इन दोनों को आज स्पष्ट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शून्य विवाह, अर्थात विवाह है, अनुष्ठान सारे हुए हैं, शादी हुई है, फेरे हुए हैं, रोकना हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो विवाह नहीं है। तो यहां आपको एक बात माननी पड़ेगी, विवाह केवल एक शर्त से पूरा नहीं होता कि खाली धार्मिक अनुष्ठान हो गए तो विवाह हो गया, 7 फेरे ले लिए तो विवाह हो गया। उसकी कुछ शर्तें हैं जो मैंने पहले भी बताई थी आपको। पहले मैंने आपको कुछ शर्तें बताई थी। मैंने आपको सारी की सारी वो शर्तें कि भाई एक विवाह के अंदर जो है ये चीजें जो है होनी चाहिए, तभी विवाह जो है मान्य होगा, नहीं तो विवाह मान्य नहीं होगा। अगर वो विवाह में शर्तें नहीं है वो, तो विवाह में वो मान्य नहीं होगा। वो शर्तें धारा 5 में वर्णित थी। तो उन्हीं शर्तों को आज मैं 5 वाली शर्तों पर ही आधार पर आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। उनमें से कुछ ऐसी होंगी जिनके आधार पर ये आपको पता लगेगा कि विवाह शून्य है या शून्य करनी है। 5 में तो सारी की सारी बता दी थी, जैसे एक पत्नी होनी चाहिए, चित्त की स्वच्छता होनी चाहिए, विवाह की आयु बताई थी, प्रतिसिद्ध डिग्रियों से बाहर होनी चाहिए, सेपरेट रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। ये 5 कंडीशन उसमें बताई थी। यहां मैं अब ये बताने की कोशिश करूंगा, जब इन कंडीशनों में से विवाह नहीं होता तब उसमें से 2 प्रकार के विवाह निकलते हैं बाहर आकर, एक वॉइड और एक वाइडेबल। तो सबसे पहले बात करते हैं शून्य विवाह की। यदि किसी विवाह में, विवाह से शून्य विवाह से मतलब है जब विवाह पूर्ण रूपेण नियम विरुद्ध है, अर्थात हिंदू माइथोलॉजी से मेल ही नहीं खाता। केवल मैं मानता हूं कि विवाह के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि 7 फेरे हों, अनुष्ठान हो, लेकिन मैं वो परिस्थिति है वहां आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब अनुष्ठान सब कुछ हो गया, सही हुआ, उसके बाद भी विवाह नहीं है। अनुष्ठान सप्तपदी विवाह होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, लेकिन इसके बावजूद भी विवाह जीरो का जीरो ही रहा, शून्य, नल। उस स्थिति को मैं यहां आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो उस स्थिति के बारे में जरा सा 1 मिनट इसे टाइमर को सेट कर लूं, नहीं तो टाइमर के बाद में क्या होता है, ज्यादा टाइम ले लेते हैं आप लोगों का, और आप लोगों का टाइम बड़ा कीमती है। धारा 5 जो है, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5
5 खंड तो दिए हुए हैं जी। उसमें से कुछ खंड ऐसे हैं जिसमें से निकालने के बाद ही हम विवाह को ये बताएंगे आपको कि विवाह कब शून्य हो जाता है। धारा 5 की एक पहली फर्स्ट रोमन का आई, रोमन का 1 कह दो, मेन सेक्शन 5। चलो मैं वो बता देता हूं, सेक्शन आप देख लेना। 1, 2 और 1, 4 और 5, 1, 4 और 5, 5 का मेन सेक्शन 5, 5 के अंदर उप सेक्शन 1, 4 एंड 5, ये 3 कंडीशन किसी भी मैरिज को शून्य करार देती हैं। नंबर 1 बात, हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति केवल एक ही शादी कर सकता है। यदि उसकी पत्नी जीवित है तो वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता, ये नियम। अगर वो ऐसा विवाह करता है, उसे आप न्यायालय से घोषित कराएं, शून्य या ना कराएं, वो शून्य है, शून्य ही रहेगा। आप करा लें बहुत अच्छा है, नहीं कराते तो भी शून्य का शून्य ही रहेगा। उसके चरित्र पे, सॉरी, उसके गुण पे, उसकी क्वालिटी पे कोई असर ना पड़ेगा। लेकिन आवश्यकता की दृष्टि से यदि उसको शून्य घोषित करा दिया जाए, एप्लीकेशन लगा के, आज्ञप्ति लगा के, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहला एक पत्नी, अर्थात एक व्यक्ति के एक पत्नी होगी। उदाहरण के लिए एक क्लियर कर देता हूं, AIR 2021 छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पेज नंबर 135, एक पत्नी के जीवित रहते पति ने अपने भाई की विधवा के साथ दूसरा विवाह कर लिया। न्यायालय ने इसे अकृत एवं शून्य ठहराया। न्यायालय ने इसे शून्य ठहराया। बस यहीं पे एक बात और समझ लीजिए, एक पत्नी ही होनी चाहिए। इसमें एक आदमी ने विवाह कर लिए 2, पहली पत्नी उसकी है और दूसरी पत्नी से ने विवाह कर लिया, बताया नहीं उसको, या वो तैयार हो गई। हम कहते बता भी दिया सब कुछ, तो फिर वो तैयार हो गई, जैसे तैयार हो जाते हैं लोग। वो दूसरी पत्नी जो है, उसको पत्नी का दर्जा नहीं मिल सकता, वो पत्नी नहीं कहला सकती, पत्नी के दर्जे में वो नहीं आती। उसे क्या शब्द सोसाइटी देती है, आप लोग क्या शब्द देते हैं, आपके यहां क्या बोला जाता है, इंडिया बहुत बड़ा है। आई डू नॉट नो व्हाट वर्ड यू यूज, लेकिन आप क्या शब्द देते हो मुझे नहीं पता। लेकिन वो पत्नी नहीं है, बस उसकी मैरिज शून्य है। AIR 2021 छत्तीसगढ़ 135। एक आदमी ने डाइवोर्स की डिग्री ले ली, डाइवोर्स की डिग्री अपील पेंडिंग थी, साल भर भी नहीं हुआ था, अपील पेंडिंग थी, मैरिज कर ली उसने। माना गया कि वो मैरिज शून्य है, क्योंकि पहली पत्नी थी। यहां इंपॉर्टेंट एक बात और है, आप भी ध्यान रखें, इसमें जो मुकदमा है वो पहली वाली पत्नी नहीं डाल सकती, या तो पति ही मैरिज को घोषित कराएगा शून्य, या दूसरी पत्नी घोषित कराएगी शून्य, कि मैरिज शून्य थी, मैरिज शून्य थी।
वो औरत नहीं करा सकती। लेकिन जब भी विवाह घोषित होगा शून्य, तो वो वाला होगा जो बाद वाला होगा। पहले वाला मैरिज एक्सिस्टेंस में रहेगी रहेगी रहेगी, सेकंड वाली होगी, क्योंकि कंडीशन इसकी है कि जो पहले विवाह हुआ हुआ वो भी मान्य है, दूसरा अमान्य है। तो सबसे पहले हमने एक कंडीशन आपको बताने की कोशिश की, एक पत्नीत्व। दूसरा, प्रतिसिद्ध रिलेशनशिप। चौथी कंडीशन, धारा 5 की उप सेक्शन 4 चौथी शर्त यह प्रतिपादित करती है, जबकि उन दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ि तथा प्रथा उन दोनों के बीच विधिमान्य विवाह को प्रतिसिद्ध डिग्री के भीतर मानती है। अपनी बहन की लड़की से विवाह कर लेना हिंदू धर्म में जायज नहीं है। अपनी भतीजे से विवाह कर लेना हिंदू धर्म में जायज नहीं है। अगर आप कर लेते हैं तो लीगल एंटिटी नहीं है आपके विवाह की, मान्यता नहीं दी जा सकती। आपका विवाह 5-4 में शून्य है। सेक्शन 5 उप सेक्शन 4 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में शून्य है, और इसको एप्लीकेशन लगाकर भी, अज्ञप्ति लगाकर भी, या वैसे पिटीशन बोली जाती है, लेकिन उसकी ड्राफ्टिंग बिल्कुल ऐसी होती है जैसे प्लेंट की ड्राफ्टिंग होती है, पूरी तरीके से वाद जैसा सीआरपीसी में सीपीसी में डाला जाता है। वाद एक सिविल केस की तरह डाला जाता है, बोलते अर्जी हैं, पिटीशन भी बोल देते, लेकिन होता वो एक प्रकार का वाद टाइप की सी है, पूरी तरीके से ड्राफ्टिंग होती है उसकी। बाकायदा सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं, पार्टी बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम ही बिना पार्टी की पार्टी सुनवाई होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ कस्टम्स भी है। कुछ जगह हमारे यहाँ कस्टम भी इसमें लिखा है। यदि कस्टम ना हो तब, अगर कस्टम है तुम्हारे यहां तो कस्टम हो सकती है, इंडिया बहुत बड़ा है, तो कस्टम का भार सिद्ध करने का आपके ऊपर होगा, जो ये दावा करता है कि नहीं हमारे यहां कस्टम है। तो थर्ड कंडीशन आप आते हैं सपिंड रिलेशनशिप पर। धारा 5 हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट धारा 5 और उसका सबसेक्शन 5, वो कहता है जो पक्षकार शादी कर रहे हैं वो सपिंड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। सपिंड रिलेशनशिप क्या है? सपोज करो ये पेन है, एक ये आदमी है, ये पेन इज ए ह्यूमन बीइंग। इसी पेन के 4 बच्चे हैं, ये 3-4 बच्चे हैं, ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़की है, और इन लड़कियों लड़कों के भी, इनके भी और बच्चे, इन सबके बच्चे भी हैं। तो ये परिवार फैला हुआ है। तो इनके बच्चों में से बच्चों के बच्चे जो हैं वो भी आपस में शादी नहीं कर सकते। कारण, क्योंकि उनका जो मेन ब्लड आया है, जीन्स आया, वो एक बाप से चला है, या एक बाबा से चला है, एक पड़बाबा से चला है। तो इससे रिलेशनशिप में जितने भी वो होंगे, वो ये मान के चला जाएगा कि दिस इज ए सपिंड। सपिंड कहते हैं, पिंड वैसे अंग्रेजी में एक गांव को बोलते हैं, और पिंड माने एक थैला, कोई गोला। तो उस गोले से निकलने वाली जितनी भी वो हैं, उनमें आपस में शादी नहीं हो सकती। जैसे गोत्र सिस्टम समझते हैं ना आप, गोत्र सिस्टम, लेकिन गोत्र सिस्टम थोड़ा उससे डिफरेंट है। वैसे तो गोत्र का मतलब भी सपिंड से ही है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा हम हटा देते। सपिंड से मतलब ये है कि सपोज करो एक बाबा की औलाद है, उससे जितनी ब्रांचेस भी निकली हैं, उनके भाई हैं, चाचा ताऊ है, जो इसमें जो निकली है, इसी एक खानदान में, एक ही मतलब बाबा से निकली हुई जो औलादे, लड़के लड़की, पोता पोती, इनके अंदर हमारे यहाँ शादी नहीं हो सकती। दैट इज कॉल्ड सपिंड रिलेशनशिप। उसकी शेड्यूल दी हुई है, उसमें देखा जा सकता है कि ये क्या उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते। लेकिन मैं सपिंड को देखता हूं, किताब में से क्या लिखा है, किताब में से देख लेते हैं एक बार को। 5वीं शर्त है कि पक्षकार एक दूसरे के सपिंड नहीं है जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो।
तो मैंने कहा रूढ़ी जरूरी है। रूढ़ी इन सब कंडीशंस में 5 में और 4 और 5 में, इनमें रूढ़ी का भी अपना स्थान है। अगर रूढ़ी है, रूढ़ी अस्तित्व में है, तो इस बारे में वो वहां की रूढ़ी देखी जाएगी। अदरवाइज ऐसे विवाह शून्य विवाह कहलाते हैं। तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ शून्य मैरिज, वॉइड मैरिज। टाइम हो गए जनाब 15 मिनट, अभी एक और रह गया, शून्य करने विवाह, वो भी बताना आपको। कोई भी व्यक्ति यदि चाहता है कि उसका विवाह शून्य विवाह ना हो, तो उसने यदि पहली पत्नी से तलाक ले लिया है, तो जब तक वो तलाक फाइनल नहीं हो जाता, आज की डेट में बता रहा हूं, पहले नियम था कि तलाक हो गया तो 1 साल के अंदर शादी कर लेते थे। जब तक तलाक वो फाइनल नहीं हो जाता, चाहे वो 15 दिन में हो जाए, अपील ना करे दूसरी पार्टी, जब तक वो अपील में है तब तक वो फाइनल नहीं माना जाता मैरिज। तो तलाक तभी फाइनल माना जाता है जब फाइनल हो जाता है, तो उसके बाद आप कर लें, कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक वो अपील पेंडिंग है तब तक विवाह आपका शून्य रहेगा। इन अवस्थाओं में विवाह प्रारंभ से ही शून्य रहता है। आप चाहे न्यायालय से इसके लिए डिक्री प्राप्त करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, कर लें तो ज्यादा बढ़िया है, अदरवाइज शून्य तो शून्य ही रहेगा। ये क्योंकि शून्यता जो है स्टार्टिंग से होती है, क्योंकि वो शुरू से ही गलत आधारों पर है। जिसका आधार गलत, वो गलत। अब बात करते हैं, तो ये तो हो गया गुरुजी दोनों बातें शून्य विवाह की, 3-5 की, सेक्शन 5 की, 1-4-5 शून्य विवाह के लिए। अब आ जाओ जरा बात कर लें शून्य करणीय विवाह। देखिए, जो स्टार्टिंग से खराब नहीं है, शून्य विवाह तो स्टार्टिंग से ही 0 होता है, वैलिडिटी नहीं है उसकी। तो क्वेश्चन अब आता है, अब आता वाइडेबल मैरिज। वाइडेबल मैरिज जो होती है, शून्य विवाह तो आपको बता ही दिए हैं, लेकिन शून्य विवाह की में एक पैसे रह गया। ये धारा 11 के अंतर्गत, धारा 11 के अंदर इसकी जो पिटीशन जाएगी, इसकी जो पिटीशन जाएगी 11 में जाएगी, और वाइडेबल मैरिज की जाएगी सेक्शन 12 में। वाइडेबल मैरिज को कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये वाइडेबल मैरिज है। व्हाट आर द वाइडेबल मैरिज, इसकी वाइडेबल मैरिज की जाएगी सेक्शन 12 में। तो अब 12 को समझते हैं, लेकिन 12 में भी कंडीशन सेक्शन 5 वाली होंगी हिंदू मैरिज एक्ट की। जो इसमें सेक्शन थी उससे ये अलग सेक्शन, ये धाराएं अलग होंगी, लेकिन सेक्शन 5 होगा। लेकिन वो 5 की उप सेक्शन होंगे। वो कौन कौन से उप सेक्शन होंगे, ये जरा सा और समझ लें। हिंदू मैरिज से पहले या हिंदू मैरिज होने के बाद निम्न आधारों पर, या जो मैं बताने जा रहा हूं उन आधारों पर, कोई भी विवाह वॉइडेबल मैरिज की श्रेणी में आएगा। कुछ बातें जो कारण बता देता हूं। इसमें कुछ 5 के भी हैं और कुछ दूसरे, इसकी अपनी भी सेक्शंस हैं। 5 के भी हैं इसमें कुछ, और कुछ उसके भी हैं। तो जो 5 के हैं वो 5 के बता दूंगा। नंबर 1 बात,
नपुंसकता, जिससे विवाह हुआ वो नपुंसक है। विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्ति है और इसके लिए बच्चा पैदा होने की क्षमता होना अति आवश्यक है। अगर आदमी इस क्षमता से हीन है, ये क्षमता उसमें नहीं है, तो ऐसे विवाह वॉइडेबल करार दिए जा सकते हैं और कोई भी आदमी धारा 12 के तहत एप्लीकेशन लगा के, एप्लीकेशन नहीं कहूंगा मैं तो वाद ही कहूंगा, पिटीशन कह देता हूं, चलो मैं आपको पिटीशन लगा के न्यायालय से इसको डिसाइड करा सकता है, लेकिन उसके ऊपर एक बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो ये सिद्ध करे कि ये आदमी नपुंसक है। तो इसके लिए मेडिकल रिपोर्ट भी हो सकती है या जैसा परिस्थिति विचार करें उसके ऊपर डिसाइड करके, या जैसे उस समय आपको एडवोकेट सलाह दें या खुद आप सोचें। देयर आर सो मेनी रीजन, सो मेनी कारण, ये वो सब परिस्थितियां बताती हैं। वो तो स्त्री या पुरुष आके बताएगा, भाई स्त्री आके बताएगी भाई क्या मामला है। तो ये दोनों के प्रति डल सकता है, पति के प्रति भी पत्नी के भी। अगर हो सकता है औरत बच्चा पैदा ना करने का बोलूँ तो वो भी नपुंसक ही रहेगी, और पुत्र भी, पति भी हो सकता है उससे बच्चा पैदा ना कर सकता हो, होता है ना, दोनों में से किसी भी हो सकता है। तो ये मैरिज शुरू से खराब नहीं होती। कई बार ऐसी परेशानी होती है, जैसे आदमी औरत से शादी कर ली लेकिन उसका अंडा नहीं बनता, सेक्स तो पूरा करा लेती है, आप जरा समझने की कोशिश करो, सेक्स पूरा करा लेती है, लेकिन उसके जो बच्चेदानी में जो अंडा होता है, जिसमें अंडे में बच्चा रखा जाता है, वो एग पूरा फॉर्म नहीं हो पाता, शादी बेकार। एक आदमी है, सब कुछ ठीक है, वो सेक्स को कंप्लीट ही नहीं कर पाता, मैरिज को कंज्यूमेटेड नहीं कर पाता, वहां भी खराब। तो आप समझने की कोशिश ये करें, इसमें बहुत सारे देयर आर सो मेनी रीजंस। तो इसके लिए अच्छा बेटर होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट की भी साइटेशंस पढ़ें, 10 या 15 गाइडलाइंस पढ़ें। अब साइटेशन से मैं साइटेशन बताऊंगा तो ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो साइटेशन के लिए अलग अलग, फिर साइटेशन के लिए रखा जाएगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की आपको गाइडलाइंस बताए जाएं, साइटेशन बताए जाएं कि इस साइटेशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इस साइड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये किया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा, गुवाहाटी हाई कोर्ट ये कहती है, ये सब बातें तभी पता लग सकती है। तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन यहां समझेंगे नपुंसकता या मैरिज कंज्यूमेटेड ना हो सकती हो, या अयोग्यता हो बच्चा पैदा करने की, उसमें भी ये शून्य करनी डिसाइड किया जा सकती है। नेक्स्ट, मैरिज जो है सेक्शन 5(2) के उल्लंघन में हुई है। मैरिज धारा 5 उसके सबसेक्शन 2 के उल्लंघन में हुई है। क्या क्या कंडीशन है? 2 के अंदर 3 कंडीशन दी है, जरा सुन लें। ये 2 कंडीशन जो मैंने, ये सब कंडीशनें 12 की हैं, लेकिन 12 सेक्शन 12 ने कुछ कंडीशन दूसरे सेक्शंस की भी ले रखी हैं। तो पहली कंडीशन नपुंसकता थी, ये सेक्शन 12 की थी, 12 कह। दूसरी कंडीशन ये कि विवाह धारा 5(2) की निम्नलिखित शर्तों के उल्लंघन में हुआ है, ये ख है। तो इसके अंदर ये सेक्शन दिया हुआ है। तो उसमें 3 कारण बताए गए हैं। दिमागी रूप से विविक्षित हो, चित्त विकृत हो, अर्थात बच्चे पैदा ना कर सकता हो इस कमी के कारण से, पागलपन के कारण से, और उन्मुक्ता के दौरे पड़ते हो, ईंट पत्थर रोड़े मारता हो दूसरे का, और हो सके औरत का भी मार दे अपनी के। तो ये 3 कंडीशन उसमें दी है। चित्त विकृति चित्त विकृति की तरह के तहत कॉन्सेंट देने में असमर्थ हो, चित्त विकृति के तहत संतान उत्पत्ति में असमर्थ हो, चित्त विकृति के तहत पत्नी के ऊपर हिंसा करने की संभावना हो।
तो ये जो सेकंड कंडीशन है 12(ख) की, इसमें भी शादी को शून्य घोषित कराया जाता। ये नेक्स्ट इसकी जो है अब 12 का ही ए बी सी सेक्शन ऑप्शन ले, सी उप सेक्शन है ये। शादी कपट और धोखा देकर कराई गई। शादी मिस रिप्रेजेंटेशन से कराई गई है, कपट का सहारा लिया है। देयर आर सो मेनी रीजंस ऑफ कपट। ये समय और फैक्ट और परिस्थितियां बताती है कि क्या कपट हुआ है। ये मैं यहां बताऊं कपट के बारे में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये आपकी परिस्थिति बताएंगे। कपट की डेफिनेशन बीएनएस में भी दी गई है, पहले आईपीसी थी उसमें दी गई थी, आजकल बीएनएस में भी दी गई। तो वो कपट सब मतलब मेरी उस कपट की डेफिनेशन है। इसमें धोखाधड़ी भी है, छुपाव भी है। तो ऐसा कपट मिस रिप्रेजेंटेशन या सहमति नहीं थी और सहमति प्राप्त की गई तो गलत तरीके से डरा के करा गई, धमकी देकर करा ली गई है, ऐसे में भी मैरिज वॉइडेबल मैरिज कहलाती है। 12 का डी सेक्शन क्या कहता है? 12 सब सेक्शन डी। तो मैंने पहले ए बताया, बी बताया, सी बताया। 12 का ए बी सी डी। जब शादी के फेरों पे कोई लड़की बैठे तो शी शुड नॉट बी ए प्रेग्नेंट लेडी। उसके गर्भ धारण नहीं होना चाहिए, अर्थात पहले से गर्भवती हो। लेकिन एक कंडीशन है, किसी अन्य व्यक्ति से। एक तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, फिर शादी कर ले, एक आध महीने का बच्चा है तो तुम्हें क्या पता लगेगा, वो तो निभा लेंगे बाद में, हमें क्या पता किसी के अंदर क्या है। लेकिन यदि कोई औरत शादी करती है और वो किसी और का बच्चा उसके पेट में है जिस समय मैरिज हो रही है, देखिए ये कंडीशंस है। बाद में अगर वो करा के ऐसा बच्चा करा ले तो वो नल मैरिज नहीं है, क्योंकि ये प्री कंडीशन है मैरिज की कि जब औरत उसमें हो तो दूसरे का गर्भ उसके पेट में नहीं होना चाहिए। इस सेक्शन के तहत ही मान रहा हूं मैं, बाकी क्या कंडीशन हो वो बात की बात है। अभी टाइम है, हाँ है 2 मिनट। तो अगर वो किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती है और वो ऐसी मैरिज करती है तो सेक्शन 12 डी में वो वॉइडेबल मैरिज है। लेकिन इन दोनों मैरिजों की खासियत सुन लें, इनसे जो बच्चा अगर पैदा हो गया तो वो बच्चा अधर्मज नहीं कहलाता, इलीगल बच्चा नहीं कहलाता, अधर्मज नहीं कहलाता। बस यही इन सेक्शंस की खासियत है। बच्चे को जीपाल्टी में नहीं डालते, लेकिन वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं होता। बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं होता। आप भी देख लेना, मुझे तो ऐसे ही नॉलेज है, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ट्राई कर लेना। लेकिन ये मैंने बता दिया आपको, सेक्शन 12 मैंने आपने क्लियर करा आपको, और सेक्शन 11 क्लियर किया आज के लिए। तो 2 सेक्शन आज के लिए बहुत। नमस्कार, जय हिंद। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, 29 मिनट हो गए हैं। नमस्कार करो, जाड़ा पड़ रहा है, खाना पियो खाओ।